हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी कैसे हैं, कमेंट करके बता दें मेरे को। और जो भी बच्चे हैं सबको मैसेज डाल दें ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा आ सके क्लास में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक। सबसे इम्पोर्टेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके बारे में, और सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। किससे? पोटेशियम से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोटेशियम से। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे, बाकी हम धीरे धीरे आगे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, मोस्ट कैटायन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। मोस्ट कैटायन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, सेल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा कैटायन प्रेजेंट रहता है? तो सीधा का सीधा आंसर देना है, कौन सा? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम इज द मोस्ट कॉमन कैटायन इन सेल। एक ही बात है, दोनों को अलग अलग घुमा करके लिखा हुआ है। इन सेल्युलर कंपार्टमेंट ऑस्मोटिक प्रेशर आर मेंटेन्ड बाय पोटेशियम। ठीक है ना, सेलुलर के अंदर ऑस्मोटिक, कल पढ़ाया था ऑन्कोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो ये अपने ब्लड वेजल्स थी, ये अपनी सेल थी। ठीक है, इस सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन, एक पढ़ाया था हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एक ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाया था। तो इसके अंदर एक पोटेशियम आयन प्रेजेंट रहता है, और ये पोटेशियम क्या करता है? यहाँ के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। ये याद रख लेना, लाइन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, हेल्प इन एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में भी पोटेशियम हेल्प करता है। कैसे करता है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बढ़िया से। नेक्स्ट, हाइपोकैलेमिया के कॉज। हाइपोकैलेमिया की वजह से क्या हो सकता है? रेस्टिंग पोलराइजेशन इन नर्व एंड मसल सेल्स इंक्रीज। ठीक है सर, ये क्या लाइन लिखवा दी, समझ से बाहर है? चलो कोई नहीं। हाइपरकैलेमिया कॉज रीपोलराइजेशन इशू। ये सर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अरे समझ में आया कि नहीं आया दोनों पॉइंट? अगर आ गया हो तो मैं स्किप कर देता हूं, नहीं आया हो तो मैं समझा दूंगा। जब तक आपका जवाब नहीं आएगा मेरे को आगे बढ़ने में मदद नहीं मिलेगी। बताइए, समझाऊं कि नहीं समझाऊं? ऑनलाइन वाले बच्चे आप बताओ, समझाऊं या नहीं समझाऊं? ये रेस्टिंग पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, कुछ समझ में आया क्या लिखा हुआ है? समझा देता हूं। मैंने कहा ये अपनी कोई भी सेल है, कोई भी सेल है, और ये अपना, बस ऐसे आप पूछो, ऑनलाइन वालों आप भी पूछो कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं दोबारा समझाऊंगा, तिबारा समझाऊंगा। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये सेल है, ये ब्लड वेजल्स है, क्लियर है? ये जो सेल है ये रेस्टिंग कंडीशन में। रेस्टिंग का मतलब हो गया कि मसल्स किसी प्रकार की कोई काम नहीं कर रहा, किसी भी प्रकार से कोई काम मसल्स नहीं कर रही है। ठीक है, अच्छा, मसल्स में जब हम एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेशन का मतलब ये होता है, मेरा ये हाथ है, दिखाई दे रहा है? अब ये हाथ बिल्कुल मतलब एकदम रेस्टिंग कंडीशन में। इस हाथ को काम करवाने के लिए मेरे को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, पेन उठाना है तो इसके लिए मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी ना। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, वही ये समझ लेना आपको जरूरी है कि एनर्जी कहाँ से हमको मिली। जब ये सेल रहती है, ये ब्लड वेजल्स रहती है, इसी प्रकार से रहती है। सेल है एकदम रेस्टिंग कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? रेस्टिंग कंडीशन में। रेस्टिंग कंडीशन में, जब सेल रेस्टिंग कंडीशन में होती है तो उसमें दो प्रकार के चार्ज होते हैं। कौन से? सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। दो पोल बने कि नहीं बने? इन दो पोलों को हम कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, ये जो दो पोल बने हैं उन दोनों पोलों को हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्या काम है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब पोल बनना। इतना सा समझ लेना, समझाने के लिए सारी चीजें बता रहा हूं। पोलराइजेशन का मतलब होता है पोल बनना। ठीक है, अच्छा, पोल कैसे बनने? कि सेल के अंदर तो है नेगेटिव चार्ज और सेल के बाहर है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है? अच्छा, सेल के अंदर कौन सा आयन भरा हुआ है? ब्लड वेजल्स के अंदर कौन सा आयन भरा हुआ है? सोडियम। ठीक है, इस सेल के ऊपर दो पंप लगे होते हैं। इस सेल पे दो पंप लगे होते हैं, एक पंप यहां है, एक पंप यहां है।
ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इस पंप को हम हमेशा कहते हैं, इस पंप को कहेंगे सोडियम चैनल। दो चैनल लगे होते हैं, यहां सोडियम चैनल है, और इसको कहेंगे पोटेशियम चैनल। क्लियर है, आराम से समझा रहा हूं, जहां समझ में नहीं आया दोबारा से पूछ लेना, ठीक है। इतना समझ में आया? कुछ नहीं बताया मैंने कहा एक सेल है, सेल के ऊपर दो प्रकार की एनर्जी लगी रहती है, माइनस अंदर में रहती है, पॉजिटिव बाहर की तरफ रहती है। इसको कहते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। अंदर में पोटेशियम प्रेजेंट रहता है और बाहर में सोडियम प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे एक पंप लगा रहता है, एक चैनल लगा रहता है, उसको बोलते हैं सोडियम चैनल। यहाँ पे एक चैनल लगा रहता है, उसको बोलते हैं पोटेशियम चैनल। क्लियर है? जब सेल रेस्टिंग कंडीशन में होती है, पोलराइजेशन कंडीशन में होती है, तब उसका चार्ज होता है -70 वोल्ट। ठीक है, कितना होता है? -70 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, ये पोलराइजेशन है, उसको रेस्टिंग पोलराइजेशन बोल सकते हैं ना, क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन में है, अपनी जो सेल है वो रेस्टिंग कंडीशन में, तो इसको बोलेंगे रेस्टिंग पोलराइजेशन। अच्छा, मसल्स कैसे कैसे काम करती है? मसल एक्शन कैसे करती है? 4 सिचुएशन होती है। पहली होती है रेस्टिंग पोलराइजेशन, रेस्टिंग पोलराइजेशन। दूसरा होगा डीपोलराइजेशन, थर्ड होगा रीपोलराइजेशन, और फोर्थ होगा हाइपर रीपोलराइजेशन। ये चार एक्टिविटी से ही मसल्स काम करती है। तो पहला पॉइंट है मेरा रेस्टिंग पोलराइजेशन। समझ में आया? रेस्टिंग पोलराइजेशन क्या होती है कि सेल किसी भी रेस्टिंग कंडीशन में सेल के बाहर 2 पोल बने होते हैं। एक अंदर की तरफ माइनस पोल होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव वाला प्लस पोल होता है। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। उस कंडीशन में जब रेस्टिंग सेल है, रेस्टिंग कंडीशन में है, तो उसका जो वोल्ट रहता है वो -70 मिली वोल्ट रहता है। क्लियर है? इसमें 2 चैनल लगे रहते हैं, एक सोडियम चैनल लगा रहता है, एक पोटेशियम चैनल लगा रहता है। यहां तक पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि ना? बोला था कि मैं आगे जा सकूं, क्योंकि अगर इसमें से एक भी स्टेप मिस हुई आपको समझ में नहीं आएगा। तो चारों स्टेप है क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। मैंने कहा कि पहली कंडीशन में क्या होता है, ये सेल है, ये वेजल्स है। सेल के अंदर क्या है? अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको बोलेंगे पोलराइजेशन। सेल एकदम रेस्टिंग कंडीशन में, इसलिए इसको बोल दिया रेस्टिंग पोलराइजेशन। 2 चैनल लगे होते हैं, सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल। तो अपना पहला पॉइंट है रेस्टिंग पोलराइजेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद में जैसे ही हम सेल को आगे की तरफ एक्टिवेट करवाते हैं, वर्क करवाते हैं, मैंने कहा मेरे हाथ को कि पेन लेकर के आओ, तो मेरा हाथ जब पेन लेने के लिए जा रहा है तो मसल्स काम करेंगी। अच्छा, यहाँ पे ना ये तो नर्व सिस्टम मोस्टली, या तो नर्वस सिस्टम पे काम करेंगी या मसल्स पे काम करती है। तो उस कंडीशन में क्या करती है? मैंने कहा हाथ की मसल्स को कहा कि पेन लेकर के आओ, तो अब मेरा हाथ जो है वो वर्क करने के लिए उठेगा। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि ये जो चैनल है, कौन सा? सोडियम चैनल है, वो ओपन हो जाएगा। सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाएगा, और यहां से सोडियम जो है इसके अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें पोटेशियम तो पहले से था, अब कौन आ गया है? सोडियम आ गया। तो ये जो माइनस इसका वोल्ट था, वो वोल्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कितना होगा? -60 आएगा, -50 आएगा, -20 आएगा, 0 आएगा, +10 आएगा, +20 आएगा, +30 आएगा। इस प्रकार से +50 तक ये चला जाएगा। जब +50 तक चला जाएगा, यानी ये अपनी मैक्सिमम कंडीशन पे चला गया है। ठीक है, जब वो +50 पे चला गया है तो ये अपने मैक्सिमम कंडीशन पे चला गया है। तो उस कंडीशन में सोडियम अंदर जा रहा है, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अब तो इसमें पॉजिटिव आयन आ गया ना, सोडियम क्या? पॉजिटिव आयन, पोटेशियम क्या? पॉजिटिव आयन। उस कंडीशन के अंदर सोडियम जब अंदर आ रहा है, तो अंदर जो माइनस वाला था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। तो ये सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा, और सेल की जो कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी? +50 मिली वोल्ट। और उस कंडीशन में मसल से एकदम एक्टिवेट हो जाएगी, एकदम से काम करना स्टार्ट कर देगी। तो इस कंडीशन को जब
मसल्स एक्टिवेट होकर के काम करती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। वर्ड यहीं समझ लेना, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। वहाँ जब मैं हार्ट पढ़ाऊंगा या कार्डियक सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं बोलूँगा कि आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, तब मत पूछिएगा सर ये आर्टेरियल रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन क्या होता है। एग्जाम के अंदर उठ के आएंगे कि कौन सी वेव के कारण आर्टेरियल रिपोलराइजेशन होता है, कौन सी कारण से वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होता है। ठीक है, तो जब मसल्स पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन। क्लियर है? जब मसल्स अपनी एक्टिविटी फुल स्ट्रेंथ में आने के बाद में वापस जब नीचे की तरफ आएगी तो उस कंडीशन को, जब वो एकदम पीक लेवल पे रहेगी, उसको बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। उस एक्शन पोटेंशियल की कंडीशन में मसल्स है वो फुल कैपेसिटी के साथ में वर्क करेगी, और जब फुल कैपेसिटी में वर्क करने के बाद में वापस डिक्लाइन आएगी, वापस डिक्लाइन स्टेज में आएगी, उस कंडीशन को बोलेंगे रीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन। अच्छा, रीपोलराइजेशन कैसे हो गया कि इसमें तो सब सोडियम आयन भरा हुआ था तो इसकी वजह से पॉजिटिव आयन आ गया। अब सोडियम तो इसमें भरता चला गया है तो सेल में आ रहा है पॉजिटिव आयन। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में अब जब डीपोलराइजेशन आ गया, एक्शन पोटेंशियल की कंडीशन आ गई है, तो जो ये हमारा पोटेशियम चैनल था अब ये ओपन होगा, ये पोटेशियम चैनल ओपन होगा और पोटेंशियल से पोटेशियम बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा और कहां चला जाएगा? सेल्स के अंदर। क्लियर हुआ? ठीक है, जब अपने एक्शन पोटेंशियल यानी मसल्स एकदम पूरी पीक पे रहेगी, पूरा वर्क करेगी, उसके बाद में पोटेशियम जो है वो बाहर, ये चैनल खुल जाएगा, पोटेशियम चैनल खुलेगा और यहाँ से पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट कर देगा और कहाँ चला जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। अब कंडीशन क्या रह गई? तो इसको क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन। किसको? जब पोटेशियम बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा उसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन। पहला था डीपोलराइजेशन मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, रीपोलराइजेशन मतलब डाउन की तरफ आना। ठीक है, फिर वापस मसल था वो एकदम रिलैक्स की कंडीशन में आ जाएगी। कौन सी कंडीशन में आ जाएगी? रेस्टिंग पोटेंशियल की कंडीशन में आ जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पोटेशियम चैनल खुला रह जाता है, किसी कारणवश पोटेशियम चैनल है वो खुला रह जाता है। उस पोटेशियम चैनल खुलने की वजह से एक्सेसिव अमाउंट में पोटेशियम बॉडी से बाहर की तरफ निकलता चला जाता है, तो जो -70 था वो -80 पे चला जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में मसल्स है वो और ज्यादा रेस्टिंग कंडीशन में चली जाएगी। जब वो और ज्यादा रेस्टिंग कंडीशन में चली जाएगी तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपर रिपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? हाइपर रिपोलराइजेशन। नहीं समझ में आया? एक ग्राफ बना करके समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। देखो, यहां हम लेते हैं मिली वोल्ट और यहां लेते हैं हम टाइम, मिनट पर सेकंड यानी टाइम, और इधर क्या लेते हैं? वोल्ट। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो मसल्स है वो यहां है और इसका लेवल कितना है? -70 मिली वोल्ट। क्लियर है? -70 वोल्ट। इस कंडीशन को हमने क्या बोला? रेस्टिंग पोलराइजेशन। क्या बोला? रेस्टिंग पोलराइजेशन। इस रेस्टिंग पोलराइजेशन के बाद में, इस रेस्टिंग पोलराइजेशन के बाद में सोडियम पंप ओपन होता है और सोडियम कहाँ आ जाता है? सेल के अंदर। जब सेल के अंदर सोडियम आना स्टार्ट होगा तो सेल मसल से वो प्रॉपर्ली वर्क करेगी और एकदम पीक लेवल पे पहुंच जाएगी। कौन सी पीक लेवल पे पहुंच जाएगी? जहां पे प्लस पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट का प्रेशर रहेगा। वोल्टेज कितना रहेगा? 50 का। ठीक है, उस कंडीशन में तो अपने पीक लेवल पे पहुंच गई है। जब ये अपने पीक लेवल पे पहुंच जाती है, इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब वो कंडीशन जहां पे वर्क किया जा सकता है, जहां पे मसल्स अपना वर्क करती है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल खत्म होगा उसके बाद में ये वापस डिक्लाइन आना स्टार्ट करेगी। कहाँ आना स्टार्ट करेगी? डिक्लाइन, नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगी।
ठीक है, यहां तक आ जाएगी, मसल्स यहां तक आ जाएगी, इस कंडीशन को हमने क्या बोला था, रीपोलराइजेशन। कौन सी, रेस्टिंग पोलराइजेशन। क्या बोला था, रेस्टिंग पोलराइजेशन। लेकिन पोटेशियम पंप ओपन होने की वजह से ये कभी कभी डाउन चली जाती है, ठीक है, और इस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, हाइपर रीपोलराइजेशन। अच्छा, ये क्या था अपना रेस्टिंग पोलराइजेशन, इसको हमने क्या दिया, डीपोलराइजेशन। अच्छा, इसको हमने क्या दिया, रीपोलराइजेशन। अच्छा, इस कंडीशन को हमने क्या दिया, हाइपर रिपोलराइजेशन। अब बच्चों को समझ में आ रहा है, सर ये पढ़ा क्यों रहे हो? अरे पढ़ा इसलिए रहा हूं, कभी कभी देखते हो ना कि किसी व्यक्ति की मसल्स ना वो ऐसे ऑटोमेटिकली सीजर्स आना स्टार्ट कर देती, क्रैम्पिंग करना स्टार्ट कर देगी। उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें डिपोलराइजेशन कंटिन्यूअसली चालू है। किसी व्यक्ति की मसल्स ना वर्क ही नहीं कर पा रही, हाथ को उठा रहे वापस गिर जा रही, हाथ को उठा रहे वापस गिर जा रही, उस कंडीशन में क्या है, हाइपर रिपोलराइजेशन। ये जब मसल्स की एक्टिविटी तुम पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगी, तो ये सारी की सारी चीजें तुमको, सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी। मेनली ये किस पे वर्क करती है, नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम का मतलब अगर रेस्टिंग कंडीशन में है, रेस्टिंग रिपोलराइजेशन की कंडीशन है, तो रेस्टिंग रिपोलराइजेशन की कंडीशन में कभी भी जो नर्व है वो एक दूसरे को मैसेज नहीं पहुंचा पाएगी। मैंने कहा कि आग पे मैंने हाथ रखा और हाथ मेरे को जलने लगा, इसका मतलब मेरी जो नर्व है वो इंपल्सेस प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, लेकिन मैंने हाथ रख दिया और मेरे को सेंसेशन पता ही नहीं चल पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपकी जो मसल्स है उसमें डिपोलराइजेशन हुआ ही नहीं है, उसमें मसल, ये नर्वस सिस्टम एक दूसरे को मैसेज पहुंचा ही नहीं पा रही है। मैसेज पहुंचाने के लिए उनमें क्या होना जरूरी है, डिपोलराइजेशन होना जरूरी है, और डिपोलराइजेशन होने के बाद में मसल्स को वापस रेस्टिंग की कंडीशन में भी आना पड़ेगा, ठीक है। उस रेस्टिंग कंडीशन को हम बोलेंगे रिपोलराइजेशन, और जब रिपोलराइजेशन एक्सेसिव अमाउंट में हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, हाइपर रिपोलराइजेशन। समझ में, एक ग्राफ बना लेना, ये ग्राफ बना लेना, चाहो तो ये फोटो बना लेना और ये लिख लेना। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया, पहला मेरे को ये जवाब दो, समझ में आया या नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? वेट कर रहा हूं मैं आंसर का। बताइए, अरे समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया होगा तो मैं आगे चलूंगा, क्योंकि आगे जितना भी प्रोसेस है वो सब इसी पे डिपेंड करेगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, लेकिन नहीं, अगर आ गया है तो अपना सारा का सारी जो एक्टिविटी है, सारा का जो सिस्टम है वो इसी पे डिपेंड करेगा। हाँ सर, आ गया है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से जवाब देते रहो, मेरे को भी लगेगा यार कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन में भी बच्चे हैं, चाय की चुस्कियाँ नहीं ले रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। नींद की उबाइशियाँ नहीं ले रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जवाब देते रहा करो, ठीक। ये समझ में आया? अब आगे चलते हैं। मैंने कहा हाइपोकैलेमिया की कंडीशन के अंदर रेस्टिंग रिपोलराइजेशन होता है, रेस्टिंग रिपोलराइजेशन होता है वर्ड। अब समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा हाइपोकैलेमिया की वजह से रेस्टिंग रिपोलराइजेशन होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर पोटेशियम की कमी है तो मसल्स में कौन सी कंडीशन आएगी? रेस्टिंग रिपोलराइजेशन। रेस्टिंग रिपोलराइजेशन का मतलब मसल्स एक्ट नहीं करेगी इन नर्व एंड मसल सेल्स। क्लियर है? इसीलिए बताया था। नेक्स्ट बताया हाइपरकैलेमिया में रिपोलराइजेशन कंडीशन आएगी। हाइपरकैलेमिया की वजह से क्या आ जाएगी? रिपोलराइजेशन की कंडीशन आएगी। देखो, अब इसकी चार वो बताई हुई है स्टेजेस। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन कौन सा होता है? एक होता है रेस्टिंग पोटेंशियल, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपर रिपोलराइजेशन। चारों चीजें समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इसको हम ये बोल सकते हैं रेस्ट या रिलैक्स, बोल सकते हैं, क्योंकि ये रिलैक्स की कंडीशन है। इसको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अरे जब डिपोलराइजेशन होगा तभी तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। हमेशा डिपोलराइजेशन की सिचुएशन में ही मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिया हुआ है इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम। इन्फ्लक्स का मतलब अंदर की तरफ चले जाना। तो सोडियम जो था वो कहां चला गया है? सोडियम चैनल के थ्रू सेल्स के अंदर चला गया, इन्फ्लक्स कर गया है, उसी को क्या बोलेंगे? डिपोलराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट दिया है रिपोलराइजेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हेल्प टू रिस्टोर बैलेंस।
ये क्या कर रहा है कि अब अगर जब काम हो गया पूरा तो वापस पोटेशियम चैनल ओपन होगा और पोटेशियम जो है वो कहाँ जाना स्टार्ट कर देगा, सेल्स इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रिपोलराइजेशन, यानी मसल्स जो है वापस डिक्लाइन में आएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, रिपोलराइजेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिलैक्स, और इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, रिलैक्स। फर्दर इंक्रीज इन द नेगेटिव इनसाइड द सेल। चारों पॉइंट समझ में आ गए? पूरा चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आगे चले। तो पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम दो चीजें होती हैं, एक हाइपोकैलेमिया होता है, एक हाइपरकैलेमिया होता है। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन क्या है, रेस्टिंग पोलराइजेशन। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन क्या है, रिपोलराइजेशन। देखो यहां पे एक चीज और समझाता हूं मैं। ये आपका पोटेशियम है, ये आपका पोटेशियम है। पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपने, यही कंडीशन थी, ठीक है। अब इसमें दो सिचुएशन बनती हैं, कौन कौन सी, कि या तो जो पोटेशियम लेवल है वो 3.5 एम इक्विवेलेंट पर लीटर से बिलो चला जाए, या फिर 5.5 एम इक्विवेलेंट पर लीटर से अबोव चला जाए। दो सिचुएशन बनी है। अच्छा, इस कंडीशन को बोलते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम का अमाउंट बॉडी के अंदर कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपो कैलेमिया। क्या बोलेंगे, हाइपोकैलेमिया। क्लियर है? अच्छा, ये 5.5 से अबव चला गया है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपर कैलेमिया। क्या बोलेंगे, हाइपर कैलेमिया। क्लियर है? अब देखो दोनों सिचुएशन में क्या लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, कॉज रेस्टिंग पोलराइजेशन, और ये क्या करता है, कॉज रीपोलराइजेशन। अच्छा, किसमें, नर्व और मसल सेल्स में। किसमें, इन नर्व एंड मसल सेल, नर्व एंड मसल सेल्स। ठीक है, अब कहानी समझ में आई कि नहीं आई? मैं कह रहा हूं कि ये क्या करता है, रेस्टिंग पोटेंशियल करवाता है, ये क्या कराता है, रिपोलराइजेशन कराता है। दोनों की दोनों कंडीशन के अंदर, दोनों की दोनों कंडीशन के अंदर मसल्स में रिलैक्स ही हो रहा है। देखो, रेस्टिंग पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, रेस्टिंग पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, रेस्ट। रिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, रेस्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी मसल्स में क्या आएगा, रिलैक्सेशन। इसमें भी क्या आएगा, मसल्स में रिलैक्सेशन। जब दोनों कंडीशन में रिलैक्सेशन ही आएगा, दोनों कंडीशन में रिलैक्सेशन आएगा, तो अब चाहे हाइपरकैलेमिया हो या हाइपोकैलेमिया हो, दोनों सिचुएशन में मसल्स है वो उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, मसल्स रिलैक्सेशन में ही चला जाएगा। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो कार्डियक पे पड़ता है, और कार्डियक डिसरिथमिया दोनों में आती है, मसल्स वीकनेस दोनों में होता है। साइन सिम्टम्स में मैं सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर 3.5 से बिलो चला गया उसको बोलेंगे हाइपोकैलेमिया, अबव चला गया उसको बोलेंगे हाइपरकैलेमिया। ये क्या कराता है, रेस्टिंग पोटेंशियल करवाता है नर्व एंड मसल्स में। ये क्या करता है, रिपोलराइजेशन नर्व एंड मसल्स में कॉज करवाता है। क्लास के अंदर क्लास नोट्स बनाते चले जाना, अगर क्लास नोट्स बनाते चला जाओगे बहुत हेल्पफुल होगी एग्जाम टाइम के अंदर। ठीक है, हाँ बात करते हैं, यही मैंने समझा रहा था। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, इन दिस स्टेज, रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर, इन दिस स्टेज मसल सेल इज नॉट वर्किंग, मसल सेल है वो वर्क नहीं करती है। रिपोलराइजेशन डाउन जाता ही है ना सर? हाँ, रिपोलराइजेशन का मतलब होता है मसल्स अब अपने एक्ट करने के बाद में डाउन की तरफ जा रहा, उसको बोलेंगे रिपोलराइजेशन। यहां हो गया ये रेस्टिंग पोटेंशियल, ये डीपोलराइजेशन, ये रिपोलराइजेशन। जब इक्विवेलेंट आ जाएगा तब तक तो रिपोलराइजेशन कहलाएगा, इससे बिलो चला जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपर रिपोलराइजेशन। ठीक है, देखो रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट के अंदर होता है इन दिस स्टेज द मसल सेल इज नॉट वर्किंग, मसल सेल वो वर्क नहीं कर पाती है। द इनसाइड ऑफ सेल नेगेटिव, वाइट आउटसाइड इज पॉजिटिव। मैंने कहा था सेल में डायग्राम बनाया था ना कि अंदर में नेगेटिव चार्ज रहेगा, बाहर में
पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बताया था पोटेशियम प्रेजेंट रहता है। तो क्या होता है, इनसाइड द सेल इज नेगेटिव चार्ज एंड वाइल आउटसाइड द पॉजिटिव चार्ज, आयन चैनल आर क्लोज्ड। इसमें जो सोडियम चैनल होता है, इसमें पोटेशियम चैनल होता है, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, क्लोज, ओपन नहीं होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज, ठीक है। हाँ, इनसाइड क्या होता है, हाई पोटेशियम होता है, आउटसाइड क्या होता है, हाई सोडियम होता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं डीपोलराइजेशन में। कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं उसको, स्टेज 2 भी बोलते हैं। क्लियर है। सोडियम चैनल ओपन, इस बार क्या हो रहा है, आपका जो सोडियम चैनल है वो ओपन हुआ है, सोडियम चैनल ओपन हुआ है। अलाउइंग सोडियम इनफ्लक्स इनटू द सेल, सोडियम को अलाउ कर रहा है कि तुम सेल के अंदर आओ। क्या कर रहा है, सोडियम को अलाउ कर रहा है कि तुम इसके सेल के अंदर आओ। द सेल बिकम पॉजिटिव इनसाइड कॉजिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू राइज। क्या है कि इसकी वजह से सेल जो है वो क्या होती जा रही है, पॉजिटिव होती जा रही है, और उसके अंदर मेम्ब्रेन जो है वो पोटेंशियल होता है, राइज पोटेंशियल होता है। अच्छा, नेगेटिव क्यों होता है, अंदर का जो सेल है वो क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो रहती है ना, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, प्लस पोटेशियम जो अंदर रहता है, उसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज रहता है। और जैसे ही इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी, प्लस पोटेशियम होगा, प्लस सोडियम होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है। हाँ, द सेल बिकम पॉजिटिव इनसाइड कॉजिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू राइज। एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट द थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड लेवल होता है जहां पे पूरा का पूरा एक्ट किया जाता है, वहां पे ये एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल क्या बताया था मैंने, कि जहां पे सेल अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंचती है उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, प्लस माइनस की जगह यहाँ प्लस कर लेना। उसके बाद में रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन के रेडी अगेन, ठीक है ना, स्टेज 3 बोलते हैं इसको। सोडियम चैनल क्लोज, सोडियम चैनल अब क्लोज हो गए हैं, एंड पोटेशियम चैनल ओपन। अब ये सोडियम चैनल तो क्लोज हो गया और पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो गया है, तो उसकी वजह से पोटेशियम बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। पोटेशियम एग्जिस्ट द सेल, वो सेल से बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, रिस्टोरिंग नेगेटिव चार्ज इनसाइड। उसकी वजह से सेल के अंदर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, अब नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन प्लस सोडियम अंदर रह जाएगा और पोटेशियम वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो यहां क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज वापस बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, द सेल रिटर्न टू इट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो सेल है वो वापस किस में आ जाएगी, अपनी रेस्टिंग कंडीशन के अंदर आ जाएगी। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रीपोलराइजेशन। क्लियर है, आगे चलते हैं। उसके बाद में लास्ट है हाइपर रीपोलराइजेशन, मोर नेगेटिव। उसके बाद में क्या था, सम पोटेशियम चैनल रिमेन ओपन, कुछ पोटेशियम चैनल है वो ओपन रहेंगे, कॉजिंग द इनसाइड द सेल बिकम मोर नेगेटिव देन यूजुअल। उसकी वजह से सेल जो है ना वो अपने यूजुअल से कुछ ज़्यादा नेगेटिव होती चली जाएंगी, अपना जो नॉर्मल कंडीशन है उससे भी ज़्यादा नेगेटिव होती चली जाएंगी। उसकी वजह से उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। अब आप लोगों को मैंने जब फ्लूइड पढ़ाया था तो फ्लूइड के अंदर 4 चीज़ें बताई थी कि फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, याद है, कैसे कैसे बताया था, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पढ़ाया था, याद आया। उस समय जब मैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था सोडियम पोटेशियम चैनल। आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा और मैंने भी बताया नहीं, क्योंकि आपने पूछा ही नहीं, आप सो रहे थे। अब आप जगे हो तो मैं आंसर बता देता हूँ। एटीपी ड्रिवन आयन पंप, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आउट सोडियम आउट एंड पोटेशियम इन टू रिस्टोर बैलेंस। अब देखो कंडीशन क्या आ गई है, कंडीशन ये है, कंडीशन ये थी अपनी कि ये अपनी सेल है, ये खून की नदियां बह रही हैं, और एक चैनल यहाँ है पोटेशियम वाला, ये सोडियम चैनल है,
यहाँ ये क्लोज हो गया है, ये क्लोज हो गया है, अंदर सेल में नेगेटिव चार्ज आ गया है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? इतना समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन सिचुएशन यहाँ क्या गड़बड़ हो गई है कि इसमें से सोडियम अंदर आया था, वो सोडियम अंदर ही रह गया है, और पोटेशियम जो बाहर गया था वो पोटेशियम बाहर ही रह गया है। क्या ये नॉर्मल कंडीशन है? क्या ऐसा होता है? क्या ये नॉर्मल फिनोमिना है? सोडियम सेल के अंदर रहता है कि बाहर में रहता है? सोडियम हमेशा सेल के बाहर में प्रेजेंट रहता है, पोटेशियम सेल के अंदर रहता है। लेकिन यहाँ तो जस्ट अपोजिट हो गया। उस अपोजिट कंडीशन को सुधारने के लिए क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसकी? एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उस एटीपी की वजह से सोडियम जो है वो वापस इसमें जाएगा, पोटेशियम है वो वापस इधर से इसमें आएगा। और ये सब एक काम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? हमको एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ये जो एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है इसी को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। मैंने जब फ्लूइड पढ़ाया था तब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एग्जांपल लिखा था, सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप से इस प्रकार से एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा फ्लूइड है वो एक्सचेंज किया जाता है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं? अगर इतना चैप्टर क्लियर है तो आगे का क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक अगर कंफ्यूजन है तो फिर दिक्कत रह जाएगी। ठीक है, आगे चले। तो फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये फेज समझ में आया तो हम आगे चलते हैं। अरे जवाब तो दे दो यार, सोवो मत यार, ऐसे सोवोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? है अभी तो दिन की शुरुआत हुई और तुम अभी से सोना स्टार्ट कर दियो। जागते रहो। चलो बात करते हैं पोटेंशियल। पोटेशियम सबसे ज़्यादा किस में प्रेजेंट रहता है? पोटेशियम सबसे ज़्यादा किस में प्रेजेंट रहता है? बनाना में, ऑरेंज में, डेट्स में, पोटैटो में। पोटैटो दोनों कौन कौन से? स्वीट पोटैटो और वाइट पोटैटो। बोले कि सर स्वीट पोटैटो क्या होता है? अरे शकरकंद। शकरकंद का नाम सुना है ना? अरे हाँ तो बोलो आप तो कि हाँ सर शकरकंद का नाम सुना है। तो शकरकंद को बोलते हैं स्वीट पोटैटो, और वाइट पोटैटो आलू, अपना वाला आलू। रेंज का मतलब किशमिश। ठीक है, तो इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? हाई अमाउंट में पोटेशियम प्रेजेंट रहता है।